बच्चों मैंने अभी इमेजेस की फ़ाइल आपके साथ शेयर कर दी हुई है। इसमें मेमोरी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है मेमोरी में वो है उसकी डेफिनेशंस हैं और फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये दो सब टॉपिक्स मैंने अभी कवर करा दी। इसमें इसकी वीडियो जो इमेजेस की फ़ाइल शेयर हो चुकी है और ये इसकी वीडियो जो है वो भी आप साथ साथ अभी इसको सुन लें और समझ लें, ठीक है। डेफिनेशंस के अंदर जो पेट डेफिनेशन साइंटिस्ट के बाय नेम होती हैं वो आपने याद करनी होती हैं। जो भी टॉपिक आता है उसका जहाँ डेफिनेशन की हेडिंग आती है सिलेबस के अंदर वहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने किसी भी साइंटिस्ट की 2 या 3 साइंटिस्ट की एटलीस्ट प्रॉपर डेफिनेशन उनके वर्ड्स में आपने याद करनी होती है और एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है वो भी आपने याद करनी होती है। तो यहाँ डेफिनेशंस के अंदर मैंने 3 जो है वो मार्क किए हुए हैं डेफिनेशंस। उन्हीं की अगर आप कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन और साइंटिस्ट कुछ 5-6 लोगों की उन्होंने दी हुई हैं जो आपको ईजी लगती हैं। कोई सी 3 आपने करनी है और एक साथ कॉम्पैक्ट डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी है। पहले उन्होंने दी हुई है जिम्बार्डो की मेमोरी इज़ अ मेंटल कैपेसिटी टू स्टोर एंड लेटर रिकॉल और रिकॉग्नाइज इवेंट्स दैट वर प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। कि मेमोरी जो है बेसिकली मेमोरी और लर्निंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लर्निंग जो है वो क्या होता है कि परमानेंटली रिलेटिव एक्सपीरियंस है किसी चीज़ के बारे में, जो परमानेंटली रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर है जो एक्सपीरियंस की वजह से हो रही होती है, मैचुरेशन की वजह से नहीं हो रही होती, एज के बढ़ने से नहीं हो रही होती, बल्कि वो लर्न करने से, एक्सपीरियंस में इंटरेक्शन के थ्रू लर्निंग जो है वो हो रही होती है। तो ये मेमोरी जो होती है वो चीज़ों को स्टोर करना है ज़्यादा टाइम तक। तो लर्निंग और मेमोरी में मेमोरी प्राइमरीली बेस्ड लर्निंग पर ही कार्य होती है कि जब आप लर्न कर लेते हैं किसी चीज़ को तो फिर आपने उसको मेमोराइज कैसे कर रखना है, कैसे ज़्यादा देर तक आप उसको स्टोर कर सकते हो अपने ब्रेन के अंदर और जब ज़रूरत पड़े आप उसको रिकॉल भी कर लो। तो जिम्बार्डो ने ये डिफ़ाइन किया कि ये एक मेंटल कैपेसिटी है स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, जिसको बाद में हम लेटरली जब चाहें रिकग्नाइज कर लें या रिकॉल कर लें। फिर अगली है फेल्डमैन की डेफिनेशन, मेमोरी इज़ द कैपेसिटी टू रिकॉर्ड, रिटेन एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिटेन मीन्स, रिकॉर्ड मीन्स कि उसको प्लेस करना अपने ब्रेन के अंदर प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में। फिर रिटेन करने का मतलब है कि उसको जब हम चाहें उसको हम वापस जो है वो इन्फॉर्मेशन को वहाँ इस तरह हमने स्टोर किया हुआ उसके अंदर ब्रेन के कि जब चाहें उसको हम वापस हासिल कर लें। रिकॉर्ड करना, रिटेन करना, यानी रिकॉर्ड करने का मतलब है कि हमने एक चीज़ को अपने ब्रेन में रखने के लिए हमने जो है प्रोसीजर वो अख्तियार किया कि हमने एक चीज़ को लर्न कर लिया, ठीक है। फिर रिटेन मीन्स हमने उसको अपने ब्रेन में रख लिया। फिर रिट्रीव मीन्स हमने उसको जब चाहा उसको हम उसको वापस रिकॉल कर सकते हैं उस मवाद को या उस मटेरियल को। फिर है हिलगर्ट की डेफिनेशन। हिलगर्ट ने कहा टू रिमेंबर मीन्स टू शो इन प्रेजेंट रिस्पॉन्सेज सम साइंस ऑफ अर्लियर लर्न रिस्पॉन्सेज। जो पहले हमने रिस्पॉन्स लर्न किए हुए होते हैं उनके साइंस को शो करने के लिए हमारी जो है वो दोबारा से हमने जो हमने पास्ट में चीज़ें याद की होती हैं प्रेजेंट में हमने उनको रिकॉल करना होता था। ये हिलगर्ट की डेफिनेशन है। फिर जोश आर जीरो जो है उसकी कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है कि मेमोरी इज़ द कॉग्निटिव कैपेसिटी टू इनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन। इनकोड का मतलब होता है कि ब्रेन के अंदर स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर हम इन्फॉर्मेशन को प्लेस कर रहे होते हैं। ब्रेन जो है बेसिकली उसके अंदर ट्रीज बने हुए होते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से ब्रांच होती है, जैसे इस्लामिक नॉलेज है, कोई साइंटिफिक नॉलेज है, कोई और नॉलेज है। तो हर ब्रेन के अंदर डिफरेंट चेम्बर्स बने हुए होते हैं जिनके अंदर मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन जाके पाइल अप हो जाती है। तो उसने यही कहा कि इनकोड करना प्रॉपर तरीके से किस तरह की इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो किस ब्रेन के एरिया में वो जाकर प्लेस होगी, फिर उसको वहाँ स्टोर करना और फिर जब वक्त पड़े उसको हम रिट्राइव कर सकें, रिट्रीवल उसका ईजी हो फिर उस वक्त। तो मेमोरी इज़ द रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी रिटेंशन मीन्स रिकॉल है कि जब हम चाहें उसको इन्फॉर्मेशन को ओवर टाइम बाद के टाइम में किसी वक्त भी हम उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकें। तो क्लोजली ये फिनोमिना रिलेटेड है लर्निंग से। लेकिन लर्निंग के अंदर हम चीज़ को हमारे रवैये के अंदर एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज आती है जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट में जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उस वजह से कोई चीज़ हम सीखते हैं, अपने माहौल में से गेन कर रहे होते हैं नॉलेज, तो वो लर्निंग है। लेकिन उस गेन शुदा नॉलेज को प्रॉपरली प्लेस करना ब्रेन में, एक ऑर्गेनाइज वे में रखना उसको ब्रेन में और फिर हम जब चाहें उसको फिर रिकॉल कर सकें, तो ये प्रोसेस जो है ये मेमोरी का प्रोसेस कहलाता है। फिर नेक्स्ट आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी की टाइप्स जो है वो आपने बतानी है। 3 मेन इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं, इनको चेम्बर्स ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है, इनको स्टेजेस ऑफ मेमोरी जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है उसमें सबसे पहली टाइप आती है सेंसरी मेमोरी। 3 मेन टाइप्स हैं। सेंसरी मेमोरी होती है, वर्किंग मेमोरी होती है या उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं, और एक है एंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये इसी तरतीब से आती है। सबसे पहले नंबर पर सेंसरी मेमोरी है, फिर अगले नंबर पर वर्किंग मेमोरी है, फिर उससे अगले पर लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है। तो ये इसके अंदर पूरी डिटेल जो है उन्होंने इस तरह से चेम्बर्स बना कर दी हुई है कि इनकमिंग इन्फॉर्मेशन जो बाहर से डिफरेंट स्टिमुलाई जो है वो सेंस ऑर्गन्स को जब स्टिमुलेट करते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारा जो सेंसरी चेम्बर है, सेंसरी मेमोरी का जो चेम्बर होता है वो रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, वहाँ से प्रोसेस होती है, पास होती है आगे, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी का कॉलम कहा जाता है, चेम्बर कहा जाता है, एसटीएम भी कहते हैं उसको, वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। फिर आगे यहाँ से इन्फॉर्मेशन मजीद प्रोसेस होती है तो फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर हो जाती है, उसको हम एलटीएम भी कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी को।
तो सबसे पहला जो इसका चेंबर है वो सेंसरी मेमोरी होता है। इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन इन द मेमोरी सिस्टम इज़ अ सेंसरी मेमोरी। ठीक है, सेंसरी मेमोरी मीन सेंसेस के थ्रू जो हम मेमोरी को हासिल कर रहे होते हैं, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन स्टिमुलाई के बारे में हमारे ब्रेन को पहुंचा रहे होते हैं। उसमें भी स्पेशली जो ऑडिशन और विजन के हवाले से आइज़ और ईयर जो हैं वो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचाते होते हैं। इसके अलावा बाकी सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी इन्फॉर्मेशन एक वक्त में रिसीव कर रहे होते हैं। जब हम इन्वायरमेंट के अंदर कहीं आ जा रहे होते हैं, हम अपनी इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, तो एक ही वक्त में बहुत सारे स्टिमुलाई जो होते हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को बम्बार्ड कर रहे होते हैं कि एक ही वक्त में हमारी आइज़ भी एक्टिव होती हैं, हमारी ईयर भी एक्टिव होते हैं, स्किन भी एक्टिव होती है, स्मेल की जो है वो भी सेंसरी ऑर्गन्स वो भी एक्टिवेट हुए होते हैं, और टेस्ट के भी, जब हम कोई चीज़ अगर मुंह में डालें तो टेस्ट के भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह मोस्टली जब हम इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं तो एक ही वक्त में बहुत सारी जो स्टिमुलाई होती हैं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को मुतासर कर सकती हैं। तो ये सारी की सारी जो मुतासर शुदा होती हैं हमारी, यानी जो सारी इम्प्रिंटिंग जो होती है इस तरह की सारी की जो सेंसरी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची होती है, वो सारी ही प्रोसेस नहीं होती, वो अर्ली प्राइमरीली लेवल पर सेंसरी चैम्बर जो है उसके अंदर आती है, सेंसरी मेमोरी के अंदर आती है, और यहाँ से फिर आगे प्रोसेस होती है। तो ये अगर सारी मेमोरी एक वक्त में ब्रेन प्रोसेस करना शुरू हो जाए तो ब्रेन तो एक स्टोर हाउस बन जाएगा, काट कबाड़ उसमें सारा जमा हो जाएगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन सेंस ऑर्गन से आ रही होती है जिसको हमने अटेंशन देनी होती है, या जब हम उनको जिनको हम अटेंशन देते हैं वो प्रोसेस होकर आगे जाती हैं, बाकी इसी स्टेज के ऊपर वेस्ट उड़ाती है। तो सेंसरी मेमोरी जो होती है इस पर एक तरह से एक रिसेप्शनिस्ट का रोल होता है कि जो प्राइमरीली चेक करती है कि किस इन्फॉर्मेशन को अलाउ करना है आगे प्रोसेस होने के लिए, किसको इसी जगह पर वेस्ट अप कर देना है। तो सेंसरी चैनल्स जो हैं बेसिकली उन्होंने दो यहाँ पर बताया हुआ है कि मोस्टली दो चैनल्स जो हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, बाकी सेंसेस या सेंसरी ऑर्गन्स भी इफेक्टिव होते हैं लेकिन ये दो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। एक आइकॉनिक मेमोरी होती है और दूसरी ऑरल आइकॉनिक होती है, और एक दूसरी इक्विक है। ठीक है, आइकॉनिक जो है वो विजन के हवाले से है, विजुअल मेमोरी होती है हमारी आइकॉनिक जो होती है, और जो दूसरी इक्विक होती है वो हमारी ऑडिटरी स्टिमुलाई होती है, उनकी वजह से जो बन रही होती है वो होती है। तो आइकॉनिक या आइकिक मेमोरी जो होती है वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीन होती है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो ब्रेन जो है उसको एज इट इज़ स्टोर कर लेता है, और फिर जो है अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो हम उसको मज़ीद अटेंशन पे करते हैं और वो आगे और प्रोसेस हो जाती है, और अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होती तो इसी स्टेज पर वो ज़ाया हो जाती है। लम्हाती तासुर उसका कायम होता है, लेकिन उसके बाद वो अब फिर अगर हम उसको मज़ीद अटेंशन नहीं दे रहे होते तो वो फिर जो है वो उसी स्टेज के ऊपर वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट है इक्विक जो होती है, इको लफ्ज़ जो होता है वो ऑडिशन यानी सेंसरी ऑर्गन से ये आ रही होती है। ईयर जो होते हैं वो इसके बारे में, आवाज़ के बारे में रिसीव कर रहे होते हैं डिफरेंट आवाज़ें, तो जिनको हमने प्रोसेस करना होता है, अटेंशन देनी होती है। एक वक्त में बहुत सारी इन्वायरमेंट के अंदर से हम सुन रहे होते हैं आवाज़ें, लेकिन वो सारी आवाज़ें प्रोसेस नहीं हो रही होती हैं आगे तक, उनमें से सिर्फ जो रिक्वायर्ड हैं जिनको हम अटेंशन पे करते हैं सिर्फ वही आगे प्रोसेस होती हैं, बाकी इसी जो स्टेज है इसके ऊपर वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इक्विक और जो इक्विक मेमोरी और जो आइकॉनिक है ये दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जो है वो विजन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि उसमें हमें एग्जैक्ट सीन जो है हम उसको रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, एक सुनने के हवाले से होती है। तो लेकिन ये जो मेमोरी का चेंबर है सेंसरी मेमोरी का, एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करता है, और इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ब्रीफ टाइम के लिए जो है वो स्टोर होती है, और टाइम तकरीबन कितना होता है, एक जो सेकंड है उसके भी तकरीबन जो है वो उन्होंने जो बताई हुई यहाँ पर फिगर, तो चंद सेकंड्स के अंदर, बल्कि एक सेकंड के भी आधे सेकंड के अंदर ही वो चीज़ जो है वो आधे से भी आधे के अंदर जो है वो मिली सेकंड के अंदर, बल्कि जो कहना चाहिए कि वो जो भी आती हैं हमारे पास स्टिमुलाई, वो यहाँ पर जो इमेजेस आते हैं चाहे वो विजन के थ्रू आ रहे हों या हीयरिंग सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आ रहे हों, तो यहाँ पर वो रिटेन अगर हम करना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं उनको, तो रिटेन होती है, अदरवाइज़ वो यहाँ पर वेस्ट हो जाती है। तो बहुत ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए वो जो मेमोरी होती है यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर स्टे कर रहते हैं, और ये ज़्यादातर जो है वो ये तकरीबन जो इसका टाइम है 300 मिली सेकेंड होता है, कि फ्यू सेकंड से 300 मिली सेकेंड तक वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रह सकती है, 300 मिली सेकेंड से फ्यू सेकंड तक। ज़्यादातर एक ही सेकंड के मिलियंथ हिस्से के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन जो प्रिंट एकदम से आती है सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू एकदम से कोई इमेज आता है तो वो फ़ौरन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम उसको अटेंशन पे नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से ये ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए बहुत यहाँ पर स्टे करती है इन्फॉर्मेशन, और डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो रिसीव करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड होती है वही फिर आगे प्रोसेस होती है, बाकी इसी स्टेज पर वेस्ट हो जाती है। सेकंड चैम्बर जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का है, इसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। तो ये मेमोरी जो होती है इसमें कुछ फ्यू आइटम्स जो होते हैं उनको होल्ड कर ब्रीफली होल्ड करने के लिए कैपेसिटी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले कॉलम के अंदर या चैम्बर में वर्किंग मेमोरी भी इसको कहा जाता है। जैसे 7 डिजिट्स फ़ोन नंबर के हैं जो हम सुन लें और एक आध दफ़ा रिकॉल कर लें तो वो फ़ौरन जहन में स्टे कर जाते हैं, लेकिन अगर हमने नंबर्स को यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आगे सेंसरी चैम्बर से प्रोसेस होकर आगे आ रही होती है शॉर्ट टर्म के अंदर, तो वो इन्फॉर्मेशन जो होती है
जब हम उसको रिपीट कर रहे होते हैं, जब सेंसरी चैम्बर से इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में एंटर होती है तो हम उसी इन्फॉर्मेशन को अटेंशन पे करते हैं, रिपीट करते हैं और रिहर्स करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आती है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जब वो इन्फॉर्मेशन आती है तो यहाँ पर या तो वो इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज हो जाती है, 3 प्रोसेस हो सकते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन के साथ, या तो इन्फॉर्मेशन जो है वो उस फ़ौरन हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, या उस इन्फॉर्मेशन को मज़ीद हम रिपीट और रिहर्स करते हैं। अगर रिपीट और रिहर्स मज़ीद करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में एंटर हो जाती है, और या फिर तीसरा फिनोमेना क्या होता है कि हम फॉरगेट कर जाते हैं। यहाँ थोड़े टाइम के लिए मेमोरी स्टे करती है, लेकिन ये टाइम लिमिट, ऊपर वाली टाइम लिमिट जो सेंसरी चैम्बर की उससे ज़रा ज़्यादा है। उसकी टाइम लिमिट 300 मिलियन सेकंड से लेकर कुछ सेकंड तक थी, एक या दो सेकंड तक तकरीबन। तो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में तकरीबन जो मेमोरी है वो 20 सेकंड तक रहती है। किसी बुक में 20 भी है, किसी में 30 सेकंड्स भी लिखा हुआ है, तो 20 से 30 सेकंड तक तकरीबन रिलाई करती है इन्फॉर्मेशन। या तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर देते हैं, तो हम उसको इस्तेमाल में ले आते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो जाती है। अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी नहीं कर रहे होते, रिपीट भी नहीं कर रहे होते, रिहर्स नहीं कर रहे होते, तो फॉरगेट हो जाती है। जो इन्फॉर्मेशन अगर यूज़ हो जाती है तब तो ठीक है, अगर यूज़ नहीं होती हम उसको रिपीटेडली दोहराते रहते हैं, रिहर्स करते रहते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म में चली जाती है, फिर भी वो देर तक नहीं भूलती। लेकिन अगर वो यूज़ भी ना हो, रिपीट भी ना करें हम उस इन्फॉर्मेशन को, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फॉरगेट हो जाती है। तो 7 डिजिट तक की इन्फॉर्मेशन कॉमनली साइंटिस्ट कहते हैं कि ये हमें याद रहते हैं, लेकिन अगर ये हैphazard वे में पड़े हुए होंगे 7 डिजिट तो फिर हमें याद नहीं रहते। लेकिन अगर ये 7 डिजिट एक प्रॉपरली जैसे कोई नाम की शक्ल में पड़े हों, कोई तारीख हिस्ट्री की जो है उसकी शक्ल में पड़े हों, यानी चंकिंग हो उनमें, ग्रुपिंग हुई हुई हो उनमें अल्फ़ाबेट्स के अंदर, तो ऐसे ही अगर रैंडमली पड़े हुए हो तो अल्फ़ाबेट, तो वो हमें याद नहीं रहते, बल्कि वो अगर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में पड़े हों तो हम उनको याद कर लेते हैं आसानी से। तो ये प्रोसेस चंकिंग का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें हम हमारी कैपेसिटी होती है कि 7 आइटम्स को तकरीबन हम याद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रैंडम वे में पड़े हों तो फिर वो याद नहीं होते। जैसे उन्होंने यहाँ एग्जाम्पल ARTDER वगैरह की उन्होंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स जो उनकी दी हुई है, उन्होंने ARTDER RROEDUR, तो अगर हमने सिर्फ इस एक नज़र देख कर इनको इस तरह रिकॉल करना हो, रिट्राइव करना हो, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये एक प्रॉपर नेम की फॉर्म में हम स्पेल करें इसको, जैसे रॉबर्ट रेडफोर्ड है, तो फिर आराम से हम जो है वो इसको रिकॉल कर सकते हैं। तो ये चंकिंग का प्रोसेस है। ऐसे अगर कोई फ़ोन नंबर है याद करना हमने, तो उसमें अगर हम 0300 पहले कर लें, फिर 968 पे रख दें, चंक बना के यानी उनके जोड़े बनाकर याद कर लें, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन हम जल्दी पेयर अप करके चीज़ों को याद कर लेते हैं। मिलर से मैजिक नंबर कौन सा दिया था, उसने कहा कि 7 नंबर जो है वो हमारी एवरेज पोटेंसी है कि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर इतनी डिजिट तक का जो फिगर है उसको हम याद रख सकते हैं आसानी से। लेकिन इसमें +2 और -2 उसने कहा था कि हो सकता है कि जो ज़्यादा एवरेज से अबव इंटेलिजेंस के लोग हैं वो 9 डिजिट तक भी याद रख सकते हैं, जो कम इंटेलिजेंस के 5 तक भी, यानी 7 में 5 प्लस या -2 हम कर लें, तो ये हमारी कैपेसिटी है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चीज़ों को रिवाइव करने की, याद रखने की। फिर रिहर्सल उसने कहा कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास शॉर्ट टर्म के अंदर एंटर हो रही होती है उसको रिपीट हम रिहर्सल करते रहें, बार बार रिपीट करते रहें, दोहराते रहें, तो वो आगे लॉन्ग टर्म में जाती है। अगर उसको प्रॉपर तरीके से दोहराए ना, हम रिहर्स ना करें, तो वो आगे एंटर नहीं होती। फिर यहाँ पर उसने एक और 2 इफेक्ट्स भी बताया। उसने कहा सीरियल पोजीशन इफेक्ट भी होता है यहाँ पर। जब भी आप कोई लिस्ट या कोई भी डिजिट्स आप याद कर रहे हो तो उसमें शुरू के डिजिट और एंड के डिजिट याद रहते हैं और बीच के अक्सर भूल जाते हैं, तो इसी को उसने प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेंसी इफेक्ट का नाम दिया। प्राइमेसी इफेक्ट क्या होता है कि लिस्ट के अंदर जो शुरू के हैं जो भी चीज़ आपने याद करनी हो, उन डिजिट्स के अंदर शुरू के डिजिट जो है वो आसानी से याद हो जाते हैं, रिकॉल हो जाते हैं। और एंड वाले रिसेंसी में रिसेंट लफ्ज़ के एंड वाले जो लफ्ज़ होते हैं वो आसानी से आप इनको रिकॉल कर लें, तो ये सीरियल पोजीशन इफेक्ट होता है। इस छोटी छोटी इनकी टर्म्स की डेफिनेशन जो है वो फिर पूछ सकते हैं वो पेपर के अंदर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि लिमिटेड कैपेसिटी होती है इस चेंबर की बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत थोड़े टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। जैसे तकरीबन जो है वो 20 से 30 सेकंड तक, या इन्होंने 3 to 20 सेकंड लिखा हुआ है, वैसे 20 से 30 सेकंड का टाइम भी किसी बुक में दिया हुआ होता है। फिर प्राइमरी मैकेनिज्म है ये वाला, यानी सेंसरी चेंबर से जो पहला चेंबर था उससे इन्फॉर्मेशन STM के अंदर एंटर हो जाती है। फिर मैकेनिज्म ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लॉस क्यों होती है, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं और फ़ौरन हम उसको यूज़ भी नहीं करते और रिहर्स भी नहीं करते, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर भी 25 से 30 सेकंड तक स्टे कर रही होती है इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद वो डिके हो जाती है यहाँ से। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो रिलेटिवली परमानेंट और लिमिटलेस स्टोर जो होती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर होती है, तो ये ज़्यादा ड्यूरेबल चेंबर होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर लेती है। और यहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जब भी रिसीव होती है सेंसरी ऑर्गन से, तो वो आती है सेंसरी चेंबर के अंदर। यहाँ सेंसरी चेंबर सबसे प्राइमरी चेंबर होता है और एक तरह से रिसेप्शनिस्ट रूम के तौर पर वो काम कर रहा होता है। यहाँ से जो रिक्वायर्ड और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, जिसको अटेंशन हमने पे करनी होती है, वो आगे शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर होती है। फिर वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन या तो यूज़ हो जाती है या रिहर्स होती है या फिर वो भूल जाती है। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन जो शॉर्ट टर्म में गई है
हम उसको रिपीटेडली रिपीट कर रहे होते हैं तो वो फिर हमारे लॉन्ग टर्म के अंदर एंटर हो जाती है। लॉन्ग टर्म के मेमोरी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सालों तक स्टोर पड़ी रहती है। इसके अंदर भी इन्फॉर्मेशन की टाइप्स होती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर दो मेजर तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। डेक्लेरेटिव मेमोरी होती है और नॉन डेक्लेरेटिव होती है। जो डेक्लेरेटिव मेमोरी होती है उसको इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है। जो नॉन डेक्लेरेटिव जो होती है उसको इम्प्लिसिट कहा जाता है। और डेक्लेरेटिव डिक्लेयर करने से लफ्ज़ है ये। नॉन डेक्लेरेटिव जो उसके लिए इम्प्लिसिट टर्म यूज़ होती है और डेक्लेरेटिव जो उसके लिए एक्सप्लिसिट यूज़ होती है। तो जो नॉन डेक्लेरेटिव या इम्प्लिसिट मेमोरी होती है उसके अंदर स्किल्स आती हैं। यहाँ पर उन्होंने साथ इस चार्ट के अंदर बताया भी होता है कि डेक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है उसके अंदर सारी प्रोसीजर जो उसके अंदर जो मेमोरीज होती हैं वो वर्ड्स के हवाले से होती हैं, सेंटेंसेस के हवाले से होती हैं, रूल्स और प्रिंसिपल्स के हवाले से होती हैं। जो नॉन डेक्लेरेटिव होती है उसके अंदर प्रोसीजर स्किल्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। तो नॉन डेक्लेरेटिव जो होती है इसमें इम्प्लिसिट मेमोरी इन्वॉल्व होती है। ज़्यादातर इसमें स्किल्स हम सीखते हैं। जो स्किल्स होती हैं वही हमें प्रॉपरली जो है वो उनको सीखते हुए हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हमारी रियल लाइफ में जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उन स्किल्स जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कार ड्राइव करना है, हॉर्स राइडिंग है, ठीक है, टेंट वगैरह है, कैंपिंग है, टेंट लगाना है, कील ठोकना है, टेनिस प्ले करना है, क्रिकेट खेलना है। तो इस तरह बॉल को पकड़ना है और बॉल करवानी है। यूँ हम स्किल्स जो है वो सीख रहे होते हैं। फिर इन स्किल्स को हम प्रैक्टिकली जहाँ हम चाहें सिचुएशंस के अंदर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो इस वजह से ये जो नॉन डेक्लेरेटिव होता है इसको इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है। जो डेक्लेरेटिव मेमोरी होती है वो एक्सप्लिसिट होती है और इसके अंदर जो मेमोरी है वो एपिसोडिक और सिमेंटिक दोनों तरह की मेमोरीज जो हैं डेक्लेरेटिव के अंदर आती हैं। ठीक है, डेक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है उसके अंदर सारा वो नॉलेज होता है जो बेस करता है डेट्स के ऊपर, वर्ड्स पर, फेसेस के हवाले से, कॉन्सेप्ट के हवाले से, इवेंट्स के हवाले से जो सारी नॉलेज होता है वो सारा इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो ये दो मेजर तरह की मेमोरीज जो हैं ये इसके अंदर मौजूद होती हैं। सबसे पहले एपिसोडिक है, सब टाइप्स हैं इसकी, यानी एपिसोडिक और सिमेंटिक दो मेजर टाइप्स हैं। नॉन डेक्लेरेटिव, डेक्लेरेटिव जो नॉन डेक्लेरेटिव है उसके लिए टर्म यूज़ होती है इम्प्लिसिट और डेक्लेरेटिव के लिए एक्सप्लिसिट। डेक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है उसके अंदर दो सब टाइप्स आती हैं, एपिसोडिक और सिमेंटिक। जो एपिसोडिक होती है वो होती है जिसके अंदर हमारी जो लाइफ के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे और हम उनको वो हमें याद रहते हैं ओवर द लाइफ टाइम। जैसे कोई ट्रिप गया हो हमारा, कोई पार्टीज़ हुई हो हमारी क्लास में, तो वो अनयूजुअली हमें कोशिश के बगैर भी हमारे जहन के किसी से महफूज रहती हैं। जब हम चाहें हम उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो ये एपिसोडिक मेमोरी होती है। सीमेंटिक मेमोरी क्या होती है? जिसके अंदर हमने कोई चीज़ को, रूल्स को फॉलो करना होता है, प्रिंसिपल्स याद रखने होते हैं, कॉन्सेप्ट लेने होते हैं चीज़ों के, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना होता है। तो ये सीमेंटिक मेमोरी होती है। जैसे लफ्ज़ों के मीनिंग है, ग्रामर के रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी के प्रोसेस क्या होते हैं कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है इसमें स्टोरेज ज़्यादा टाइम के लिए होती है, डिलीट भी होता है इसमें मवाद, लेकिन जो काम का नहीं होता, हम ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे होते तो वो हमारे जहन से आउट हो जाती है। मेमोरी जो यूज़ होती रहती है बार बार वो प्रॉपर तरीके से जहन के अंदर स्टोर होती है। जो इन्फॉर्मेशन रिहर्स होती रहती है वो स्टोर रहती है ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक हमारे ब्रेन के अंदर। तो इसके अंदर रिट्रीव करना, इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना, दो मेजर प्रोसेस होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर पड़ी होती है उसको हमने रिट्राइव कैसे करना है, रिकॉल कैसे करना है। एक तो ये कि जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, इसमें सबसे पहले ये होता है कि हमने इन्फॉर्मेशन को प्लेस कैसे किया है। जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में इन्फॉर्मेशन को प्लेस किया हुआ था ब्रेन में उतना ही रिकॉल करना उसको ईजी होता है, रिट्राइव उसका उतना ईजी होता है जितना रिहर्स और रिपीट किया हो। कम अज़ कम जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक चीज़ को याद करने के लिए एटलीस्ट 20 टाइम उसको पढ़ना ज़रूरी होता है। 20 दफ़ा से ऊपर जब आप एक चीज़ को पढ़ते हो तो ही वो आपके जहन में अच्छी तरह बैठती है। सिर्फ एक या दो दफ़ा पढ़ने से चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से आप याद नहीं कर पाते। तो ये इफेक्ट क्या चीज़ कर रही होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के रिट्रीवल को, कि जब आपने एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से लर्न नहीं किया, प्लेस नहीं किया, उसको ब्रेन में ऑर्गेनाइज नहीं किया और उसका मीनिंग समझ कर उसको याद नहीं किया, सिर्फ रट्टा लगाते हैं तो फिर भी वो चीज़ सही तरीके से रिकॉल नहीं हो पाती। जब आप ये चीज़ को डेप्थ में उसका मीनिंग समझ कर अंडरस्टैंड करते हैं तो वो चीज़ आसानी से रिकॉल हो जाती है। ठीक है, अब इसमें आगे एक दो और सब टॉपिक रह गए वो भी मैं करवा आगे फिर आपका ये मिड टर्म तक का सिलेबस जो है वो एंड हो जाएगा। असाइनमेंट साथ साथ बनाते जो है मुझे सेंड करते जो, ग्रुप लेफ्ट मत करें बगैर किसी उसके।